नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और हम पढ़ रहे हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको श्री हुमायूं कबीर ने लिखा है। और हमने अभी तक इसके 3 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं और आज हम 4th और 5th पैराग्राफ इसका पढ़ने जा रहे हैं। हमने काफी कुछ सीखा, समझा, जाना और अभी तक हमने देखा कि कैसे श्री हुमायूं कबीर बता रहे हैं कि भारत की सभ्यता और भारत की एकता एकदम एकजुट है और भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही लंबी चलती आ रही है, कभी रुकी नहीं, कभी मरी नहीं, कभी गई नहीं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में भारत में जो भारतीयता की भावना है, उस भावना ने सारे विविधताओं पर, सारे अलग अलग प्रकार के लोगों पर एक एकता की भावना इम्पोज करी है, एकता की भावना उन पे थोपी है। और जिन्होंने ली है अपने मन से, एकता की भावना सबने दर्शाई है। और इसीलिए अभी तक इंडिया की सभ्यता इतनी मजबूत है, इतनी अलाइव है, इतनी जिंदा है और उसकी संस्कृति अभी तक एकदम अटूट है एकदम। तो अब हम पढ़ेंगे इसका 4th पैराग्राफ। One ground of this adjustment is found in the spirit of toleration that has characterized Indian society throughout the ages. Live and let live has been the policy of all the Indians in all spheres of life. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हुमायूं कबीर जी कह रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट की बात बता रहे थे पिछले पैराग्राफ में हुमायूं कबीर, हम ऊपर वाले पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ वे कह रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो अभी तक अटूट सभ्यता और अटूट एकता जो है भारत की, वो इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि इस देश ने बदलाव की क्षमता दिखाई है। इन्होंने दिखाया है कि इस देश में बदलाव की क्षमता है, पुनः उत्पीड़न की क्षमता है और इसीलिए अभी तक भारतीय समाज एक अटूट है और जिंदा है और मजबूत है। तो वही चीज वो बता रहे हैं कि एक और बदलाव की क्षमता जो उन्होंने दिखाई है वो है स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन की, यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता क्या होता है? सहनशीलता होता है जहाँ जहाँ सब सहनशील चीजें हो, मतलब कि कोई हल्ला, कोई वायलेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचा नहीं रहा है, सब चुप है और सब सब कुछ सब वो सब 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 लोगों के प्रति, हर इंसान के प्रति किसी के मन में कोई लड़ाई की भावना, कोई हल्ला की भावना या कोई भी मारने की भावना नहीं है। यहाँ पे सब शांत है, शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट है, शांतिपूर्ण वातावरण है। तो ये ये कह रहे हैं कि one ground of this adjustment is found in the spirit of toleration that has characterized Indian society. यानी इस समायोजन में, इस एडजस्टमेंट का एक आधार उस सहनशीलता की भावना में पाया जाता है जिसने पूरे युग में भारत इतिहास को चित्रित किया है। Live and let live has been the policy of the Indians in all spheres of life. यानी कि जियो और जीने दो का जो नारा है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों की नीति रही है, उनका नारा रहा है। ये लाइन ही उनकी नारा रहा है कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोलते हैं। Sometimes this has been carried so far away that contrary if not contradictory attitudes have been allowed to survive simultaneously. यहाँ वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी ये जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन है, जो सहनशीलता की जो ताकत है, ये इतनी दूर तक चली जाती है कि इसके विपरीत, अगर इसके विरोधी नहीं तो इसकी विपरीत ही दृष्टिकोण का एक साथ जीवित रहने की अनुमति दी गई है। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो कभी कभी कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है ना, तो यहाँ पे भी वो यही दिखा रहे हैं कि सहनशीलता अच्छी चीज है, लोगों के प्रति कोई नुकसान ना पहुंचाना, लोगों के प्रति कुछ कहना नहीं, उनके कोई अगेंस्ट कुछ मत कहना, उनके विरोधी में कुछ मत कहना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए। किसी गलत चीज पे चुप रहना कभी भी अच्छी बात नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। जीवन में भी आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में, जिंदगी में कोई भी चीज हो, आपको उसके प्रति विरोध जरूर करना चाहिए अगर वो गलत चीज हो तो। गलत चीज कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं कि कभी कभी ये चीज इतनी आगे चली गई कि भले ही अगर किसी ने अगर इसका विरोध नहीं किया तो किसी ने इसके उल्टा उल्टा भावनाएं
और इसकी विरोधी भावनाएं दोनों, यानी कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्रेडिक्टरी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है उल्टा, और कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है उससे विरोध करना, उसके अगेंस्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि सहनशीलता की भावना तो है ही, लेकिन ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है सहनशीलता की भावना कि उसकी उल्टी भावनाएं भी एक साथ जीवित है इस सभ्यता में। मतलब कि सहनशीलता की भावना तो जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा सहनशीलता और हर चीज में सहनशीलता हो गई है कि जो सहनशीलता के विरोधी चीजें हैं, यानी कि हल्ला गुल्ला वायलेंस, ये सब चीजें भी जीवन में सभ्यता में आजकल दिख रही हैं। इन सब चीजों को भी अनुमति दे दी गई है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो इस सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम स्पष्ट तरीके से समझाएं तो टॉलरेशन, सहनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उल्टी सीधी चीजों के लिए भी लोगों के लिए सहनशीलता बन गई है, जो कि बहुत गलत बात। सहनशीलता एक अच्छे एक्सटेंट तक, अच्छी सीमा तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उल्टी चीजें, विरोधी चीजों के हल्ला गुल्ला या वायलेंस या किसी का मार धाड़, किसी की मृत्यु, इन सब चीजों के लिए भी अगर आपकी सहनशीलता हो गई तो वो एक बहुत गलत चीज है। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि सहनशीलता के साथ साथ उल्टी सीधी चीजों की भी सहनशीलता की अनुमति दे दी गई है। और कैसे, ये अगली लाइन में बता रहे हैं। टॉलरेशन हैज लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। यानी कि जो सहनशीलता की जो भावना है उसने नागरिक की पीड़ा और जीवन के मूल्यों के प्रति उदासीनता को भी जन्म दे दिया है। यानी कि जीवन में किसी की पीड़ा पे भी सब चुप रहते हैं, कोई किसी की मदद करने नहीं आता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्सीडेंट आपको सामने दिखे तो आसपास जो लोग होते हैं कोई मदद करने नहीं आता है, सब तुरंत अपनी गाड़ी से निकलते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपनी गाड़ी रोक के सामने देखते हैं कि हाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, किसी का एक दुर्घटना हो गई है और हमें उसे बचाना चाहिए। सब निकलते हैं, सब बिना देखे निकलते हैं। तो वो यही चीज बता रहे हैं, सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन उतनी अच्छी बात नहीं है कि उल्टी सीधी चीजें पे भी लोग सहनशीलता दिखाएं। तो यही वो बोल रहे हैं कि टॉलरेशन, सहनशीलता की जो भावना है उसने नागरिक की पीड़ा और जीवन के मूल्यों के प्रति उदासी की जीवन के मूल्यों के प्रति उदासीनता को भी जन्म दिया है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस यानी उदासीनता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई दूसरा इंसान पीड़ा में चल रहा होता है। तो इतनी ज्यादा सहनशीलता अच्छी बात नहीं। इसके आगे देखते हैं। दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू। ये कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, लेकिन एक जो अच्छी बात यह है कि इससे बुरा कभी कुछ नहीं हो सकता। दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू, मतलब कि कोई अच्छी चीज का, टॉलरेशन, सहनशीलता जैसी अच्छी चीज का सबसे बुरा परिणाम सिर्फ यही हो सकता है, इससे बुरा नहीं हो सकता। तो हमें कम से कम पता तो है कि इस सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, और यही हो सकता है कि हाँ, सहनशीलता बुरी चीजों के लिए कभी नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखते। Such toleration is perhaps preferable to the fanatic devotion which leads to the denial and persecution of all other values but its own. यहाँ वे ये कह रहे हैं कि ऐसी तरह की अचरण, ऐसी तरह की जो सहनशीलता है, ये शायद कट्टर भक्ति के लिए ही बनी है। मतलब कि फैनेटिक डिवोशन, मतलब कि फैनेटिक मतलब पागलपन, मतलब एकदम पागलों वाली भक्ति। ऐसे नहीं होते, कुछ लोग इतने बड़े फैन हो जाते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, आपने ऐसी जोक्स में देखा होगा, किसी एक्टर एक्ट्रेस, किसी अभिनेता के लोग इतने बड़े पागल भक्त हो जाते हैं कि वो उनके लिए मर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ऐसी सहनशीलता सिर्फ कट्टर भक्ति, जो एकदम ही भक्ति में डूबे हैं, सिर्फ उन्हीं भक्तियों के लिए बेहतर है जो कि अपने अलावा, जिनको हर एक दूसरे इंसान की मूल्यों से के प्रति उनके लिए उत्पीड़न और इनकार होता है। मतलब कि ऐसी सहनशीलता जो है, ये जो सहनशीलता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि ऐसे कट्टर भक्ति होते हैं, जिनको अपने अलावा हर एक इंसान से दिक्कत होती है, हर एक मूल्य से प्रॉब्लम होती है, हर एक मूल्य और हर एक लाइफ का, हर एक लाइफ की पाठों पाठ से उनको दिक्कत होती है अपने अलावा। मतलब जो उनके यहाँ की जो मूल्य होते हैं उसके अलावा जिन लोगों को हर अलग अलग चीज से असहनशीलता होती है, उन्हीं के लिए ये चीज सही है, सहनशीलता की चीज। मतलब कि अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें
सबसे स्पष्ट रूप से अगर इसको बताएं तो सिर्फ कट्टर भक्त ही ऐसे होते हैं, अंध भक्तों के लिए है जो अपने अलावा सबके मूल्यों को, सबके वैल्यूज के लिए इनकार और उत्पीड़न रखते हैं अपने मन में, अपने वैल्यूज के अलावा सबके लिए रखते हैं इनकार और उत्पीड़न। तो ये उन्हीं के लिए सही है, बाकियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि उदासीनता किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। और सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सहनशीलता जो कि दूसरों के उत्पीड़न, दूसरों के प्रॉब्लम के प्रति, दूसरों की पीड़ा के प्रति सहनशीलता कभी भी सही नहीं है। उन दूसरों के उत्पीड़न के प्रति हमें असहनशीलता दिखानी चाहिए, यानी कि इंटॉलरेंस दिखाना चाहिए। Throughout the changes of Indian history, we therefore find a spirit of underlying unity which informs the diverse expressions of life. फिर से उन्होंने यही बताया है कि इसलिए भारतीय इतिहास के बदलावों में हमें आधारभूत यानी अंडरलाइन एकता की भावना पता चलती है, जो कि जीवन की विविध अभिव्यक्तियों को सूचित करता है, यानी कि which informs the diverse expressions of life। मतलब कि जो जिंदगी में अभिव्यक्ति है, जिंदगी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उन अलग अलग प्रकार के लोगों में भी ये एकता की अभिव्यक्ति दिखती है। यूनिटी जो है वो हर अलग अलग प्रकार की, हर अलग अलग विविधताओं में झलकती है, दिखती है। उसके आगे क्या लिखा है, बट दिस यूनिटी वॉज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी, अ लिविंग यूनिटी नेवर इज। बट द यूनिटी वॉज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब हुआ, एक रूपता। तो वो यह कह रहे हैं कि लेकिन भले ही ये स्पिरिट ऑफ यूनिटी जरूर है, ये स्पिरिट जो एकता जरूर है, लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो यूनिटी है ये कोई मरी हुई एक रूपता नहीं है। ये यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता मतलब कि मरा, मतलब एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग है, ये विविध है, लेकिन विविध होने के बावजूद यहाँ पे एकता है। ऐसा नहीं है कि सब सेम है, सब एक जैसे हैं इसलिए एकता है ना, यहाँ अलग अलग टाइप के लोग हैं इसीलिए यहाँ पे एकता है। फिर भी यहाँ पे एकता झलक रही है, जबकि इतने अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ जुटते हैं फिर एकता झलकती है। तो दिस यूनिटी वॉज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी, ये मरी हुई एक रूपता नहीं है, ये जीवन की एक एकता है, और जीवन की एक एकता कभी नहीं मर सकती। A living unity never is, यानी कि a living unity is never dead, यानी कि एक जीवित एकता कभी नहीं मर सकती, एकता ही कभी नहीं मर सकती। और एकता, विविधता में एकता सबसे बड़ी बात होती है, और जहां हमें विविधता, अलग अलग प्रकारों में एकता मिल रही है, वहां एक रूपता कभी नहीं मिलेगी। यानी कि सिमिलैरिटी भले ही ना हो, फिर भी एकता जरूर टिकी रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं। हम उम्मीद करती हूँ कि ये पैराग्राफ को समझ आ गया हो। थोड़ा सा टफ है ये पैराग्राफ, लेकिन आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। एकता और सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब होता है, चूंकि हर इंसान के लिए सामान्य है, जैसे एक ग्रुप है उसमें हर इंसान के लिए जो सामान्य चीज है उसको हम यूनिवर्सैलिटी कहते हैं, यानी कि सबके लिए एक जैसा। यूनिवर्सैलिटी का ये मतलब होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एकता और सार्वभौमिकता किसी भी संस्कृति से संबंधित होना चाहिए जो कि सत्य और महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो भी संस्कृति सच्ची हो और महत्वपूर्ण हो, वहां एकता जरूर होनी चाहिए, वहां सार्वभौमिकता जरूर होनी चाहिए। मतलब वहां हर इंसान के लिए हर चीज सामान्य होनी चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, और वहां हर जगह एकता झलकनी चाहिए। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड और यूनिटरली डिफाइंड, यानी कि संस्कृति और अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। तो संस्कृति एक अवधारणा है जो कि केवल एक इकाई से नहीं समझा सकते उसे, यानी कि उसको एक वर्ड से या एक बात से, एक अवधारणा से नहीं समझा सकते। वो बहुत चीजों का मिश्रण है, हमने पढ़ा है ये बात पहले भी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, there is no single character or mark which can be regarded as the essence or distinctive features of culture। यानी कि एक चित्रण या चिन्ह नहीं है जिससे संस्कृति का सार या विशिष्ट विशेषता माना जा सकता है। कोई एक चीज नहीं है जो कि कल्चर को
एक चित्र नहीं बना सकती, कोई एक चित्र नहीं है, बहुत सारे चित्रों का मिश्रण है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। क्या ये हमेशा अलग अलग महत्व और ये हमेशा अलग अलग महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक जटिल है, यानी कि it is always a complex of many strands of varying importance and vitality। मतलब कि बहुत ही अलग अलग चीजों का, बहुत ही अलग अलग बहुत ही अलग अलग जीवन शक्तियों का और महत्व का, अलग अलग उपभेदों का, अलग अलग एलिमेंट्स का एक जटिल कंबाइंड है। मतलब कि एक जटिल किस्म का एक बहुत ही एक एकजुट चीज है। मतलब कि ये हमेशा अलग अलग महत्व और जीवन शक्ति का किसके कई किस्मों का एक जटिल है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ विच मेक सिविल सोसाइटी पॉसिबल, कल्चर ऑन द अदर हैंड इज अ रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर हम जीवन की संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर करने का प्रयास करें, तो जो दूसरी ओर एक तरीके से अगर हम जीवन की संस्कृति और सभ्यता, यहाँ हम संस्कृति और सभ्यता के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर जी कि जहां हम संस्कृति को कहते हैं कि संस्कृति नहीं सभ्यता, जहां हम सभ्यता को कहते हैं कि वे नागरिक समाज को संभव बनाता है, यानी कि वो सिविल सोसाइटी को पॉसिबल करता है। कल्चर जो है ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी ओर जो कल्चर होता है यानी संस्कृति होती है, वो कई चीजों का एक संगठन होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, इफ यू अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ, अगर हम सभ्यता और जीवन की सभ्यता और संस्कृति की तुलना करें, तो जीवन की सभ्यता नागरिक समाज को संभव बनाता है, और दूसरी ओर कल्चर जो है is a resultant of such organization and expresses itself through language and art, philosophy and religion, social habits and customs, and political institutions and economic organizations। मतलब कि जैसे सभ्यता नागरिक समाज को संभव बनाता है, कल्चर अलग अलग चीजों का एक संगठन है। क्यों? अब वो अलग अलग चीजें क्या है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्या किसका अलग अलग चीजों का परिणाम है, यहाँ लिखा हुआ है ये, लैंग्वेज एंड आर्ट, philosophy and religion, social habits and customs, political institution and economic organization। जिसका मतलब हुआ कि किन किन चीजों का संस्कृति किन किन चीजों का परिणाम है, लैंग्वेज एंड आर्ट साहित्य और कला, फिलोसफी एंड रिलीजन दर्शन और धर्म के माध्यम से, और सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स सामाजिक आदतों और रीति रिवाजों के माध्यम से, और खुद को, और सबसे बड़ी चीज राजनीतिक संस्थान और आर्थिक संगठनों के भी मामले से, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को मिलाकर कल्चर यानी संस्कृति अपने आप को अभिव्यक्त करती है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने यही कहा है कि एकता और सार्वभौमिकता हर संस्कृति में होनी चाहिए, और संस्कृति को हम एक तरीके से एक चित्र में नहीं दर्शा सकते। इसको समझाने के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही जटिल चीज है, एक बहुत ही जटिल चीज है जो कि कई किस्मों का एक जटिल है। मतलब कि एक बहुत ही सारी चीजों का एक मिश्रण है, काफी एलिमेंट्स का, काफी सारे स्ट्रैंड्स का ये एक एलिमेंट है। और अगर हम कल्चर यानी सभ्यता और कल्चर यानी संस्कृति और सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ को कंपेयर करें, उनकी तुलना करें, तो नागरिक समाज को संभव बनाता है। सभ्यता और कल्चर जो है वो कई चीजों का एक संगठन है, जैसे कि साहित्य और कला, दर्शन और धर्म, सामाजिक आदतें और रीति रिवाज, और राजनीतिक संस्थान और आर्थिक संगठन, इन सब का एक मिश्रण है जिससे कि कल्चर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, कल्चर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फिर लास्ट लाइन क्या लिखी है, नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिवली दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ व्हिच वी डिस्क्राइब एज कल्चर। ये वो यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई एक चीज नहीं है, जो कि कोई एक चीज अलग से संस्कृति नहीं बनती है ये, लेकिन ये सामूहिक रूप है जो कि जीवन की अभिव्यक्ति का गठन करते हैं, जिसे हम संस्कृति के रूप में वर्णन करते हैं। यानी कि कोई भी एक चीज अलग से कल्चर नहीं है,
कोई भी एक चीज अलग से संस्कृति नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली यानी कि एक साथ सामूहिक रूप से ये सारी चीजें एक साथ जीवन का अभिव्यक्ति करती हैं, जिसको हम संस्कृति बुलाते हैं। कोई एक चीज अलग से कल्चर नहीं है, कोई सिर्फ सिर्फ साहित्य, सिर्फ कला, सिर्फ दर्शन, सिर्फ धर्म, सिर्फ रीति रिवाज या फिर सिर्फ राजनीतिक संस्थान अलग अलग संस्कृति को नहीं बनाता है, लेकिन ये सब एक साथ सामूहिक रूप से जीवन की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जिसको हम संस्कृति बुलाते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, ये दोनों पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने काफी कुछ पढ़ा, जाना, हमने देखा कि कैसे यहाँ पे वो सहनशीलता की बात कर रहे हैं कि सहनशीलता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सहनशीलता, उल्टी सादी सीधी चीजों की सहनशीलता बहुत गलत आदत है, और ये ऐसे ऐसे करने से लोगों की पीड़ा के प्रति उदासीनता बढ़ती है, जो कि बहुत गलत बात है। इसलिए सहनशीलता का यही एक बुरा गुण है, जो कि यही एक दोष है सहनशीलता का, कि जरूरत से ज्यादा सहनशीलता दूसरों की उत्पीड़न, दूसरों की पीड़ा के प्रति उदासीनता दर्शाता है, जो कि बहुत गलत बात है। और ऐसी टाइप की सहनशीलता सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो कि अपने अलावा सारे अलग अलग लोगों के मूल्यों पर जो उनको इनकार करते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए, इसे कट्टर लोगों के लिए ही ऐसी प्रकार की सहनशीलता होती है। तो उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग विविधताओं को एक साथ जुट करने वाला, एकता, हर जगह एकता थोपने वाला, ये भारतीयता की भावना, ये भावना कभी नहीं मर सकती। ये भावना एक रूपता नहीं है, ये भावना है एकता, जो कि कभी नहीं मर सकती। तो यहाँ तक समझ में, उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा। इसकी अगला पैराग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा, जहां वो बात कर रहे हैं एकता और सार्वभौमिकता की, और कैसे कल्चर, सभ्यता, अलग अलग संस्कृति अलग अलग चीजों का मिश्रण है, अलग अलग चीजों को एक साथ बनाता है सामूहिक रूप से, अलग अलग चीजों का, जैसे फिलोसफी, रिलीजन, सोशल हैबिट्स, कस्टम्स, इन सब का एक रूपता है, एक रूप में एक साथ सामूहिक रूप से उसको हम संस्कृति बोलते हैं। कोई एक चीज संस्कृति नहीं कोई एक चीज संस्कृति, हम किसी भी एक चीज को संस्कृति नहीं कह सकते, सब एक साथ बन के संस्कृति बनती है। और जो सभ्यता होती है वो नागरिक समाज को संभव बनाती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, इसका अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।